अस्सलाम वालेकुम क्लास। चले बेटा, अब अपने आज के टॉपिक पे आ जाएं। इससे पहले आप लोगों ने इस चैप्टर नंबर 1 के जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपने इससे पहले ही सीख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की टाइप सीख ली। केमिकल रिएक्शन की आपने दो टाइप सीखी हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर उसमें रिवर्सिबल रिएक्शन की भी फर्दर कैटेगरी आपने की, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन। ये अब जो कुछ भी आप सीख चुके हैं इससे पहले, इससे प्रीवियस लेक्चर में, वो सारा का सारा काम आप लोगों को अगर अच्छे से आ गया तो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में आप लोगों ने, ये ज़ाहिर एक लॉ है, जिस तरह इससे पहले बहुत सारे लॉज पढ़े, इसी तरीके से एक आपने यहाँ पर भी लॉ पढ़ना है। लॉ कब बनता है? जब वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूवन कोई चीज हो जाए, तब उसको हम लॉ बना देते हैं। जैसे कि आपने बॉयज लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, ये सारे लॉज से उसी तरीके से एक आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब यहाँ पर मास एक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको एक्टिव मास के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक्टिव मास हम कहते हैं किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को। तो लेट सपोज, इससे पहले आपने 9th क्लास के अंदर कंसंट्रेशन का टॉपिक सीख रखा है, तो कंसंट्रेशन के बारे में आपको पता है, इट इज मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कितने अमाउंट ऑफ मोल्स किसी सब्सटेंस के मौजूद हैं एक यूनिट वॉल्यूम में। तो वो कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर कह रहे हैं एक्टिव मास। तो यहाँ पर आपके पास, अब मैं डेफिनेशन, क्योंकि लॉ आप चेंज नहीं कर सकते, मैं समझा तो अपनी तरफ से दूंगा, लेकिन आपका जो लॉ है ये एज इट इज लिखा जाता है। अगर आपको बोला जाए कि आपने बॉयल्स लॉ लिखना है, चार्ल्स लॉ लिखना है, वो आप एज इट इज लिखते हैं। इसी तरीके से कोई भी कानून आपको बोला जाए वो आपने तहरीर करना है, तो आप उसको एज इट इज उतारेंगे। तो यहाँ पर भी आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसको पहले मैं एज इट इज आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्या है? द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट। रेट मैंने कहा था स्पीड को हम कहते हैं, क्योंकि रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात होती है। तो रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, वो स्पीड, वो आपके पास रिएक्शन का टाइम जिसमें कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन का टाइम में दायरे रिएक्ट कर रहा होगा। तो द सब्सटेंस या द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू इट्स एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन निकाल लें, वो उसका एक्टिव मास कहलाएगा। मजीद आगे का है, एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने की जो स्पीड है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के होने की जो स्पीड है उसे कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आपसे क्या है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज मेरे पास रिएक्टेंट है ए और बी, ये आपको प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं सी और डी। अब ए के पास ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, बी के पास बी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी के पास सी नंबर और डी के पास डी नंबर ऑफ मोल्स हैं। आप इसको चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरे पास ए प्लस बी रिएक्ट करके आपको सी प्लस डी बना के देगा। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं इसके एक्स और वाई मोल्स हैं, और इसके भी आप ये कह रहे हैं कि लेट सपोज जेड और एस मोल्स हैं। आपको पता होना चाहिए फर्क क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हुए, और जो इटसेल्फ सब्सटेंसेस हैं एज अ रिएक्टेंट और एज अ प्रोडक्ट वो कहाँ पर है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए चीजें। ये ए बी सी स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ए बी सी डी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहे हैं सब्सटेंस को। सब्सटेंसेस भी आपके यहाँ पर अगर मुझे लिखना है तो मैं उनका एक्टिव मास लिखूंगा। एक्टिव मास कैसे आप लिखेंगे? अगर मैं कहूं कि आपने अभी जो जुमला पढ़ा है, दोबारा अगर अपने लॉ पे आए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट अगर मेरे पास केमिकल रिएक्शन का है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। ये जुमला लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। तो एक्टिव मास को हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, प्रोडक्ट का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट आपके पास, मतलब प्रोडक्ट ये नहीं है, प्रोडक्ट का मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स आपके ए और बी हैं। तो ये सिंपल सा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो आपको दोबारा समझा रहा हूँ, किसी भी अगर आपने सब्सटेंस का रेट निकालना है कि वो किस मिकदार से रिएक्ट करेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने एक्टिव मास के। दूसरा, मजीद इसी को कंटिन्यू करके बताया कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, उसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मासेस के, आप रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ले। ये सिंपल सा आपका लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब आपके किताब या नोट्स पे आ जाए, किताब की तरफ आ रहा हूँ। तो एक्टिव मास के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। तो किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस, उसकी कंसंट्रेशन को एक्टिव मास कहते हैं। इसकी यूनिट कंसंट्रेशन वाली होती है। कंसंट्रेशन अभी बताया शुरू में, मोल्स अपॉन वॉल्यूम है, तो इसकी यूनिट भी मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी मोल्स अपॉन डेसीमीटर क्यूब लें या मीटर क्यूब लें, आपके ऊपर है। और एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टिव मास के बारे में आपको सारा बता चुका हूँ। ये आपको स्टेटमेंट अभी मैंने समझा दी लॉ ऑफ मास एक्शन की। एक्सप्लेनेशन के हवाले से मैंने आपको यहाँ पर पूरी इक्वेशन लिख के बता दी कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन ये आ जाए तो उसमें आपके पास रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब आगे किताब ने कुछ बताया, मैं किताब को बाद में देखूंगा, पहले हम यहाँ पर अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके कुछ सीख लेते हैं। मैंने कहा कि एक आपके पास इक्वेशन, अब किताब में आपको इसी इक्वेशन के थ्रू समझाया, पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये मेरे पास अगर इक्वेशन है, मैंने कहा कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन सीखा हुआ है। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर, अब मैं अगर फॉरवर्ड की बात करूं तो फॉरवर्ड रिएक्शन ये होगा, ये जो भी लिख रहा हूं मैं, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली मैं थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि बाद में मुझे वो भी लिखना है आपके इस तरीके का। सिमिलरली बैकवर्ड या रिवर्स, बैकवर्ड यहाँ पर मैं बैकवर्ड लिख रहा हूँ, किताब में रिवर्स अगर है तो रिवर्स आपने लिखना है। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एग्जाम में भी दोनों लिख के आते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें वो टर्म यूज करें जो किताब ने यूज की है। मैं तो समझा रहा हूँ लेकिन आपने वो यूज करना है जो किताब में। अब बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, इसी इक्वेशन को देखो तो बैकवर्ड यहां से जा रहा है, ठीक है, गाड़ी आपकी सीधी जा रही थी, तो स्टार्ट यहां से हुई और फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में जा रही, तो रिएक्टेंट से स्टार्ट हुई और प्रोडक्ट पे जाके आपकी गाड़ी रुक गई। रिवर्स गियर लगाएंगे, प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा और रिएक्टेंट में जाके रुकेगा। गाड़ी में बैठे हुए आप यहाँ पर पहुंच गए, अब रिवर्स गियर लगाया, रिवर्स रिएक्शन करना है, तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आएंगे, तो प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट आपके पास, अब ये प्रोडक्ट कहलाएंगे। जाहिर है आपने अब रिवर्स रिएक्शन करना है, तो आपको अब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट मिल रहे हैं, वापस रिएक्टेंट आपके पास ये है। तो दोनों सूरतों में अब अगर इनका मैं रेट निकालना चाहूं तो रेट ऑफ, यहाँ पर क्योंकि फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड आपने आर लिखा और नीचे सब स्क्रिप्ट में छोटा सा एफ लिख दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास किसके बराबर होगा, अभी आपने लॉ पढ़ा है, इसके बराबर, चले बराबर नहीं, प्रोपोर्शनल कर लें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ योर, अच्छा यहाँ पर रिएक्टेंट है, ऑफ योर रिएक्टेंट। अभी एक चीज यहाँ पर मैंने मिसिंग थोड़ी है खुद जानबूझ के, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इधर आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसे आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ बैकवर्ड, अब यहाँ पर क्योंकि रिवर्स किताब ने इस तरह से वर्ड यूज किया है और नीचे यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में भी आर लिखा हुआ है, तो मैं आपसे यहाँ पर आर ही डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको बी भी कर सकते थे आर, और यहाँ पर इधर क्योंकि दो दफा आर लिखने के बजाय इसको हम बी करते थे छोटा सा, तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो हर जगह आपका यही होना चाहिए, ऐसा ना हो आप ऊपर बैकवर्ड रिएक्शन की हेडिंग डाल रहे हैं, एक जगह यहाँ पर बी लिखा हुआ है, अगले स्टेप में ये ऑटोमेटिकली आर नहीं बनना चाहिए। तो जो भी आप सबस्क्रिप्ट फॉलो करेंगे वही आपने करना है, तो बेहतर है किताब को फॉलो करें। अब यहाँ पर बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन में आपके पास एक्टिव मासेस, अब ये प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का रिएक्टेंट कहलाएगा। ज़ाहिर अब आप उल्टा चल रहे हैं, तो ये अब आपके रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं और रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो ये जो आपके
ओरिजिनली रिएक्टेंट से ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो अब ओरिजिनली रिएक्टेंट एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। इसकी मिसाल यूं समझें कि आपने फॉर एग्जांपल इसमें लेट सपोज कोई चीज लेके आए जिसको जोड़ना था, आपने जोड़ के एक खिलौना लेके आए, जोड़ के उसको घर बनाना था, घर बना दिया। अब अगले दिन आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, उसको तोड़ देते, तो वापस आपका वही चीज बन गया। ठीक है, आप खिलौने लेके आए थे, खिलौने जोड़ के आप एक घर बना रहे थे, तो पहले जब खिलौने टूटे हुए थे, टूटे से मुराद जुड़े हुए नहीं थे, बिखरे हुए थे, तो वो आपके रिएक्टेंट थे। फिर उसके बाद आपने घर बना दिया। अब जब घर बनाया तो दोबारा भी तो टूट सकता है ना, दोबारा खुल जाएगा, बच्चों के खिलौने ऐसे ही होते हैं। तो बहरहाल अगर आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट वापस अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, अब ये प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा, अब ये रिएक्टेंट कहलाएगा। और रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो अब ये आपके प्रोडक्ट कहलाएंगे। ये थोड़ा सा आपको समझना होता है, खुद ही थोड़ा सा आपको अपना इंटेलिजेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बहरहाल अब यहाँ पर क्योंकि मेरे रिएक्टेंट के तौर पे ये चीजें हैं, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ये चीजें आपके यहाँ पर किताब में भी समझाई हुई है कि मेरे पास बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता है। अब बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, मैंने एक चीज जो आपको अभी नहीं समझाई वो ये कि मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हैं, जिसके भी हैं, वो उनकी पावर बन जाते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर ए सब्सटेंस के मोल्स ए क्वांटिटी थे, तो वो उतनी पावर बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास इसके मोल्स यहाँ पर पावर्स की फॉर्म में आएंगे। इस इक्वेशन में यहाँ पर पावर में जो इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं उतनी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली आपका ये पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो कि एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया है। अब जितनी बची कुछ जगह है, आप थोड़ा सा रफ सा काम कर रहा हूँ। अगर मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ, किताब में आपके देख लें, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। मैं आपसे यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि शुरू में हमने यही एग्जाम्पल ली, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के आप यहाँ पर अमोनिया बना रहे। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपने मिला के अमोनिया बनाया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन इस तरीके से आएगा। तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉरवर्ड, क्योंकि ये रिएक्टेंट ही है। तो मेरे पास नाइट्रोजन एज इट इज, इसके एक्टिव मास मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन, ये मैंने 3 गलती से लिख दिया, ये 2 है, हाइड्रोजन इसकी पावर जितने नंबर ऑफ मोल्स है। तो मेरे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 3 हैं, तो पावर में भी 3 आएगा। और बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं या रिवर्स रिएक्शन, जो भी आप कहें, बैकवर्ड रिएक्शन में यहाँ पर सिर्फ इत्तेफाकन आपके पास एक ही सब्सटेंस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, तो वो एक ही आएगा, उसके ऊपर पावर उसके नंबर ऑफ मोल्स के मुताबिक आ जाएंगे। तो कोई भी आपकी इक्वेशन हो, आपने इस तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना है। थोड़ा सा और अगले स्टेप पे आ जाते हैं। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो गई, तो क्या आपने डायनेमिक इक्विलिब्रियम सीख लिया है प्रीवियस क्लास में। इक्विलिब्रियम अचीव कब होता है, जब मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए, तो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है। और आपने बचपन में ये भी सीखा था, बचपन से मुराद पिछली क्लास में, कि मुझे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा दूं, तो ये चीज इस तरह भी लिखी जा सकती है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा तो उसकी जगह कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट वैल्यू को आप फॉर, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं तो यहाँ पर के एफ लिखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं और इक्वल टू लगाऊं, तो एक मैं कांस्टेंट जिसको के एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कहलाएगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो कांस्टेंट आएगा, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड या रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सॉरी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों आपके पास है।
तो मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह मैं अगर ये वैल्यू पुट कर दूं, ये वैल्यू क्या है आपके पास, के एफ इंटू ए की कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास सिमिलरली मल्टीप्लाई बी का एक्टिव मास इक्वल टू, यहाँ पर अब आप बैकवर्ड रिएक्शन, अच्छा मैंने आपको शुरू में बताया मैं बैकवर्ड तो लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार वर्ड बैकवर्ड का यूज कर रहा हूँ। बैकवर्ड नॉर्मली लोगों के लिए समझना आसान है, रिवर्स कुछ लोग होते हैं वो बीच में गुम जाते हैं। अक्सर होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, क्लास में समझा रहे होते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट बातें सुन के वो कहीं और ही चले जाते हैं। मैं अगर क्लास में बात करना शुरू कर दूं कि आप चिप्स वाले से चिप्स खा रहे होंगे, तो अक्सर बच्चे चिप्स लेने के लिए बाहर खड़े हो जाएंगे और क्लास में जो चल रहा होगा वो भूल जाएंगे। मैं रिवर्स की बात कर दूं तो रिवर्स का मतलब समझने बैठ जाएंगे और जो क्लास में सीख रहे हैं वो भूल जाएंगे। तो इसलिए टर्म्स वो यूज की जाती है क्लास में जो कि आपको समझ आ जाए। बहरहाल समझ दोनों आ जाने चाहिए, लेकिन नॉर्मली बैकवर्ड आसान वर्ड है। वापस आ जाए, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अच्छा ये समझा भी इसलिए रहा था कि अगर मैं पीछे सब जगह आर सबस्क्रिप्ट में यूज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी आर ही यूज करूंगा, मैं बी यूज नहीं कर सकता, इसलिए ये चीज मैंने आपको समझाई है। बहरहाल अब आपने यहाँ पर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और अपने अपने एक्टिव मासेस यहाँ पर लिख देने आपने। अब यहाँ पर आपके पास ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। इक्विलिब्रियम कंडीशन को अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, आपको पता है ये वैल्यू पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उस साइड पे ये जाके डिवाइड में आ जाएगी। तो मैं इसको पहले से डिवाइड में यहाँ पर भेज देता हूँ, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड की वैल्यू इधर आ गई। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये जो आपके पास के आर है मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इस चीज को वहां पे भेज के रेट कांस्टेंट को डिवाइड में भेज रहा हूँ। जो चीज अपनी जगह थी वो अपनी जगह पर रहेगी, के एफ को कहीं नहीं भेजा आपने, सिमिलरली इन दोनों को भी कहीं नहीं भेजा आपने। तो ये आपने क्यों के इनको कहीं नहीं भेजा, ये अपनी जगह पर है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर भेज के डिवाइड किया, सिमिलरली ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर भेज के डिवाइड कर दिया। ये जो आपके पास रेशो आया, ये जो आपका रेशो आया है के एफ अपॉन के आर, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आपके पास कहलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन अगर करें तो रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये रेशो है, रेशो बिटवीन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था। अब अगर मैं आपको ऊपर जो एग्जांपल दी उसके हवाले से कहूँ कि मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दिखाएं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी ऊपर वाली एग्जांपल को पकड़ के रखना है। क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट यहाँ पर अमोनिया है तो NH3 इसकी पावर 2 होल डिवाइड बाय, यहाँ पर रिएक्टेंट ये दो हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन आपके पास H2 की पावर 3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी ऊपर वाली इक्वेशन का आ गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपली क्या है, रेट ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ भी है रेट ऑफ, बल्कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये दोनों रेट कांस्टेंट के रेशो को एक नया हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आज का टॉपिक बस इतना सही था छोटा सा, मैंने आपको यहाँ पर सारा बोर्ड पे काम करवा दिया। जरा आपके वापस किताब पे आ रहे, तो बहरहाल आपने यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने बता दिया, सीख लिया है। एक्सप्रेशन कैसे निकाली जाती है, इस एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म क्या है वो आपको समझ आ गई। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये दोनों भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। रेट ऑफ रिवर्स और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस तरह से निकालेंगे वो सारी चीजें आपने देख ली। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये भी मैंने आपको बता दिया। सारी चीजें किताब में वही सब जो भी पढ़ाया एज इट इज सीक्वेंस में लिखी हुई है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा एट इक्विलिब्रियम स्टेट वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। तो आपका अब नया यहाँ पर जो आया है रेशो, जिसको आप के सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के सी इज बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर इसको किताब ने भी डिफाइन किया है
किताब ने जो डिफाइन किया है वो मैं वैसे ही आपको वर्बली बताता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को थोड़ा डेप्थ में समझा दूंगा क्योंकि अगला टॉपिक वही है। तो सिंपल क्या है, रेशियो ऑफ एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की बात हो रही है, एक्टिव मासेस है, एक्टिव मासेस क्या है, कंसंट्रेशन है, तो एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस रेशो को आप कह रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बस यही सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पर आज के टॉपिक में किताब के अंदर। यहाँ पर जितना भी मैंने पढ़ाया, किताब ने जो एग्जांपल दी हुई है वो दी हुई है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे, रिएक्ट करेंगे और फिर आपको वो एंड में सल्फर ट्राइऑक्साइड बना के देंगे। तो जिस तरह से ये मैंने आपको करवाया सेम एग्जांपल वैसे वही होगी। तो सिंपल है, आप यहाँ पर मैं अगर इसको रैंडमली थोड़ी सी जगह यहाँ पर समझाता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड बना के देगा। अब इसको बैलेंस कर लें, मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आएगा, बैलेंस कर लें। अब डायरेक्ट अगर आपसे कहा जाए के सी की वैल्यू बताए, तो के सी की वैल्यू अलग अलग तो आप बता सकते हैं। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्ट के सी की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की पावर 2 डिवाइड बाय सल्फर डाइऑक्साइड पावर 2। अभी फिलहाल यहाँ पर मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अभी आपके लेवल में यहाँ तक ठीक है। तो सिंपल आपको केसी निकालना है तो केसी इस तरीके से आ जाएगा। तो अब अगर आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए, ये तो सिर्फ आपकी 2 एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं, आपको पूरी किताब में से कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दी जाए, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर आज के टॉपिक में किसी को